औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फ़िज़िक्स है 9th क्लास की। तो उसका चौथा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। असूल हैं कुछ हरकत के चीज़ों, जैसे आप अक्सर देखा होगा कि हमने चीज़ों को खोलना होता है, जैसे कि नट है कोई, उसको खोलना होता है, बंद करना होता है, तो उसके कुछ असूल होते हैं। तो अगर आप गौर से देखें किसी भी नट को, अगर आप देखें तो दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, दो तरह की हरकतें होती हैं। एक होती है क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरफ घड़ी चलती है, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि जिसकी घड़ी की उल्टी समत में। ये दो तरह की हम मूवमेंट करा सकते हैं, दो तरह की हरकतें हम करवा सकते हैं, दो तरह से हम चीज़ों को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको कस रहे हैं। नट की बात करें तो जब मैं उसको क्लॉकवाइज की बात करता हूँ तो मैं ऐसे 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 करके उसको घुमाता हूँ, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, उसको क्लोज़ कर रहा हूँ। और जब मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ, ऐसे करके घुमाता हूँ, तो इसका मतलब मैं उसे ओपन कर रहा हूँ, उसे खोल रहा हूँ। तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप चीज़ को क्लॉकवाइज, किसी भी नट को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो कसता जाता है, और जब उसको ऐसे करते हो, ओपन करते हो, तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे घड़ी की उल्टी समत में। ठीक हो गया। तो घड़ी की उल्टी समत में और घड़ी की सिमत में अगर इन दोनों किसी भी चीज़ को मैं तवाज़ुन की हालत में ले आना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन की हालत में, तो तवाज़ुन की हालत में लाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस सॉरी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज वाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि घड़ी की सिमत में और घड़ी की उल्टी सिमत में जब दोनों ताकतें बराबर हो जाएंगी, दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ उस वक्त रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगी, तवाज़ुन की हालत में आ जाएगी। एक सीसा है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ये, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर भी एक लड़का बैठा होता है और यहाँ पे भी बैठा होता है, तो आप देखें कि ये इस तरफ घड़ी की सिमत में आ रहा है और ये घड़ी की उल्टी सिमत में जा रहा है, सॉरी सॉरी ये घड़ी की सिमत में, ठीक है, ऐसे करके ये मूवमेंट कर रहा है। अगर ये नीचे, अगर ये ऐसे नीचे हो जाए, इस तरफ नीचे की तरफ हो जाए, तो ये यहाँ से ऊपर की जानिब, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की सिमत में और घड़ी की उल्टी समत में, यानी कि दोनों फोर्सेस मैं बराबर कर दूं, एक ताकत ज़मीन की तरफ लग रही है, जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये नीचे ताकत लगाता है, और जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये नीचे की तरफ ताकत लगाता है, ये ऊपर की तरफ। तो ये वाली ताकत और ये वाली ताकत जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो हम कहेंगे चीज़ें किस में आ गई हैं, इक्विलिब्रियम में। यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हरकतें बराबर हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये वो चीज़ इक्विलिब्रियम में आ गई है। उसके बाद आ जाते हैं सेंटर ऑफ मैस पे। सेंटर ऑफ मैस, मैस वो चीज़ होती है, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर, मादा कितना एक चीज़, कितना एक बॉडी मादा रखती है, हम उसे कहते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ, मतलब इसका ये मैस है। अब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। ये वो वाला पॉइंट होता है जिस पर अगर मैं ताकत लगाऊं तो बॉडी घूमे बगैर सीधी हरकत करना शुरू कर दे। उसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ, या यहाँ पर, मतलब मैंने यहाँ पर रखा हुआ ऐसे समझ लो, या छोड़ दिया हुआ, कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर ताकत लगाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा हाथ यहाँ पर रखता हूँ और इसको मैं घुमाता हूँ, फिर भी ये घूम रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ़र्ज़ करूँ कि मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ, उंगली यहाँ पर रखता हूँ और इसको फोर्स लगाता हूँ, घूम रहा है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, ये घूमे बगैर सीधा जाना शुरू कर देगा, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये उसका सेंटर ऑफ मैस है। ऐसा पॉइंट, ऐसा नुक्ता जहाँ पर किसी भी जिस्म को अगर ताकत लगाई जाए तो वो घूमे बगैर सीधी लाइन में हरकत करना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूँ ये उसका सेंटर ऑफ मैस है। यानी कि सीधी लाइन में हरकत बगैर किसी रोटेशन के, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं कि ये पॉइंट जो है वो उसका मैस, सेंटर ऑफ मैस है, यहाँ पर उसके सारे बॉडी का मैस एक्ट कर रहा है, ऐसे समझ लो। ठीक हो गया कि बगैर घूमे वो सीधा जाना शुरू कर दे। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, यहाँ पर लगा रहा था तो घूम रहा था, यहाँ पे लगा रहा था तो घूम रहा था, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मैं लगाऊंगा तो ये घूमेगा नहीं बल्कि सीधा जाना शुरू कर देगा, तो वो उसका सेंटर ऑफ मैस कहलाएगा। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कहते हैं ज़मीन की कशिश को, ज़मीन की ताकत को, कशिश सकल। तो सेंटर ऑफ, कोई एक, जैसे ये मैंने बताया, कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर
तमाम की तमाम बॉडी का वजन, वेट एक्ट कर रहा हो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो, नीचे की तरफ, वर्टिकली का मतलब होता है अमुदी, नीचे की जानिब एक्ट कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं ये लेता आता हूँ कि देखो ये मेरे पास पेंसिल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं अगर पकड़ के ऊपर की जानिब यहाँ पर लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर ज़मीन ताकत लगा रही, जो ही मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे की जानिब चला जाएगा, ठीक है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट हो, जैसे ये मेरी हाथ के ऊपर, उंगली के ऊपर ये देख लें कि ये अब ये रुका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर तमाम की तमाम बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, वजन एक्ट कर रहा है, और ये बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है। अगर मैं थोड़ा सा भी हाथ को, उंगली को मैं इधर रख देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ राइट साइड पे, ये देखें तो भाई इधर गिर गया, और अगर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो ये इधर गिर जाएगा, दूसरी साइड पे गिर जाएगा, इधर राइट वाली साइड पे। तो कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ये बराबर हो जाए, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, ना इधर गिरे ना इधर गिरे, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर इस पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है। वो कोई ना कोई पॉइंट होता है, कोई भी इरेगुलर शेप बॉडी आती है, कोई भी मुख्तलिफ डिज़ाइन की, जैसे ये एक कोई बॉडी इस तरह की, तो इसका भी कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा होगा ना जिसके ऊपर अगर मैं कोई उंगली टिकाऊं तो ये क्या कर दे, ये टिक जाए, ये गिरे नहीं, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होता है। ठीक हो गया जी। टॉर्क का मैंने आपको कल बताया था कि टॉर्क जो होता है वो एफ ज़रब एल के बराबर होता है, फोर्स और मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कौन सी होती है कि जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है, हम उसे बोलते हैं कि ये उसका मोमेंट आर्म है। यानी कि यहाँ पर इसने घूमना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने ताकत लगानी है। जैसे स्पैनर नहीं होता, आप एक नट को ओपन कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, ये एक स्पैनर है, मुझे बनाना तो नहीं आता, इधर ड्राइंग मेरी अच्छी कोई नहीं है, लेकिन गुजारा कीजिएगा। ये एक स्पैनर है, ठीक है, तो चाबी जिसको हम बोलते हैं, इससे मैंने ओपन करना, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे इसने घूमना है, इस पॉइंट से इस यहाँ तक ताकत लगी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको हम एल वाला ये मोमेंट आर्म हम कहते होते हैं। ठीक हो गया। तो फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, मोमेंट आर्म यहाँ पे है, तो ये जो फासला है ये इसके अंदर रोटेशन पैदा करेगा, इसके अंदर घुमाव पैदा करेगा, वही घुमाव जो है हमें टार्क कहलाता है। तो टार्क इक्वल एफ ज़रब एल होता है। अब आते हैं कपल के ऊपर। लो जी, कपल, कपल लोग नेगेटिव ही लेते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। अक्सर देखा होगा कि कहते नहीं वो देखो बाग में कपल बैठा हुआ है, कपल मतलब जोड़ा। अब यहाँ पर जो फिजिक्स में है ये कहते हैं फोर्सेस का जोड़ा, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों, ठीक है, ठीक है, उनकी लाइन ऑफ यानी कि एक्शन जो है वो सेम हो, ये वाला, यहाँ पे भी एक ताकत लग रही है, यहाँ पे भी एक ताकत लग रही है। अब उसकी छोटी सी मिसाल एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ कि देखो एक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, अब मैंने उसके अंदर जो नट है उसको खोलना है, तो मैं एक लंबा सारा पाना, हम उसे बोलते होते हैं, वो इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। वो आपने देखा होगा कि इस तरीके से चार इस तरह का बना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दरमियान वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर उस पर लगा देता हूँ, एक ताकत यहाँ पर लगाता हूँ, एक ताकत यहाँ पर, इधर नीचे की जानिब, इधर ऊपर की जानिब, तो ये कैसे, सॉरी, इधर नीचे की जानिब से ऊपर और उधर से ऊपर की जानिब से नीचे, तो ये खुलेगा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं एक फोर्स यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, अब मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बात बताई थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, जहाँ पर नट ने घूमना है और जहाँ पर ताकत लगानी है, वहाँ से वहाँ तक का फासला एल कहलाता है। ठीक हो गया। तो आपके पास ये वाला जो फासला है इसको मैं L1 का नाम दे देता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंकि ताकत तो यहाँ पे भी लग रही है, तो ये L2 मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास दो फोर्सेस, दो टार्क आ गए, एक टार्क 1 आ गया F1 जो कि यहाँ पर लग रही है, ज़रब L1 यानी कि ये वाला है, और एक टार्क 2 हो गया किस फोर्स के ज़ेरे असर, इस फोर्स के, कि ये लग रही है यहाँ तक, तो ये बन जाएगा F2 ज़रब L2, ठीक है। तो ताकत तो ये भी खोल रही है, ये भी खोल रही है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की जानिब धक्का लगा रहे हो और ऊपर से नीचे की जानिब धक्का लगा रहे हो, तब ये घूमेगा और नट यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनको मैं इकट्ठा करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें टा टोटल इज इक्वल टू टा1 प्लस टा2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ F ज़रब L1 प्लस F ज़रब L2। अब मैंने यहाँ पे F1 और F2 लिखा था पीछे, यहाँ पे मैं F लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकत तो मैं सेम लगा रहा हूँ ना, जो इधर लगा रहा हूँ वही इधर लगा रहा हूँ, वो तो सेम होगी। तो यहाँ से आप अगर F कॉमन ले लें तो L1 प्लस L2 आपके पास आ जाएगा। L1 और L2 टोटल अगर आप देखें तो ये L के बराबर होती है, टोटल लेंथ,
ठीक है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू टोटल लंबाई। ठीक हो गया, तो इसको हटा के इसकी जगह पे L लिख दो, तो ये आपके पास टार, तो टोटल टार्क इज इक्वल टू F ज़रा बार। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये वाली ताकत और ये वाली ताकत दोनों क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, अनलाइक हैं, सॉरी अनलाइक है, एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन उसका सेम है। अब वो क्या करेंगी, एक ताकत ऊपर की जाने लग रही है, एक नीचे की जाने लग रही है, यही दो ताकतें मिलके तो कपल बना रही हैं, जोड़ा। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील से क्या करते हो, गाड़ी आपके पास है और गाड़ी को आपने घुमाना है, मतलब मोड़ना है, तो इधर राइट लेफ्ट पे मोड़ना है, तो इधर से आप ऊपर की जाने फोर्स लगाओगे, इधर से नीचे की जाने लगाओगे, तो गाड़ी इधर मुड़ जाएगी। तो ये दोनों ताकतें मिल के क्या बना रही हैं, जोड़ा बना रही हैं, कपल बना रही हैं, इसी का नाम हमने कपल रखा हुआ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। मैं चीज़ें जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ताकि आपको, इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन को। अब तवाज़ुन की कुछ हालतें होती हैं, ये नहीं है कि भाई बंदा ऐसी तवाज़ुन की हालत में आ गया, तवाज़ुन की कुछ हालतें होती है। सबसे पहली जो हालत होती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अंग्रेज़ी में अगर तो मैंने बोल दिया, उर्दू में क्या होगा कि तमाम की तमाम ताकतों का मजमुआ जो किसी भी जिस्म पर लग रही हों, अगर वो ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने ये पेंसिल अपने हाथ में पकड़ी हुई है, ये ठीक हो गया। अब इसके ऊपर लगने वाली तमाम की तमाम ताकतें क्या हैं, ज़ीरो हुई हुई हैं, तो तब ये मेरे हाथ पे या मेरी हाथ में मौजूद है। और अगर मैं इसको छोड़ दूं, ज़मीन तो इसको खींची जा रही है, दूसरा मेरे ये उंगली और ये अंगूठा जो है ये इसको ऊपर की जानिब लेके आ रहा है, ज़मीन उसको नीचे की जानिब लेके जा रही है। दोनों ताकतें क्या होगी, जब बराबर होंगी तो ये ना इधर गिरे ऊपर आएगा ना नीचे जाएगा, ये अपनी हालत में रहेगा। इसको कहते हैं कि तमाम की तमाम जो ताकतें किसी भी जिस्म पर लगने वाली वो ज़ीरो हो जाएं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की पहली हालत है। ठीक है, तवाज़ुन की पहली हालत है। उसके बाद नंबर 2 पे है कि अगर तमाम के तमाम टार्क्स ज़ीरो हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम ऑफ, यानी कि F1 जमा F2, सम का ये मतलब होता है जमा, कि बहुत सारी ताकतें लग रही हैं और इन सब को जमा करो, F4 करते 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 Fn, वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएं, वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएं, तो मैं कहता हूँ तब ये तवाज़ुन की हालत में आ जाएगी। पहली हालत है। दूसरी हालत है कि तमाम के तमाम टास्क ज़ीरो कर दो, यानी कि उसके अंदर जो अगर घूम घूम आओ वाला कोई असर है, टा 1 टा 2 टा 3 करते 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 टा n, अगर वो भी ज़ीरो हो जाए तब भी हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाती है। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बंटे तो आप खेलते होंगे, जब आप बंटे खेलते हैं तो आपने बंटे को एक ऐसे करके घुमाया, ठीक है। अब जब बंटा घूम रहा होता है तो देख रहे थे वो घूम भी रहा होता है और आगे ऐसे करके चल भी रहा होता है। तो अगर आप क्या करो, उसको किसी तरीके से तमाम की तमाम ताकतें ज़ीरो कर दो और वो एक जगह पे खड़ा हो जाए, यानी कि आपने फोर्सेस ज़ीरो कर दी, तो वो एक जगह पर खड़ा होकर घूमता ही रहेगा, यानी कि टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर अभी भी मौजूद है। पहले तो आपने उसकी ताकतों को ज़ीरो किया कि उसे एक ही पॉइंट के ऊपर लेके आ गए, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसकी इस घुमाव को भी ख़त्म कर देना है, तो जब आप ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, वो रेस्ट की हालत में हो जाएगा, इसका मतलब वो तवाज़ुन की हालत में हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि तमाम के तमाम टार्स का मजमुआ अगर ज़ीरो कर दो तब भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तमाम के तमाम ताकतों का मजमुआ अगर ज़ीरो कर दो तब भी तवाज़ुन की हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था। मज़ीद इंशाल्लाह आपको और बता दूंगा आगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।